बच्चों, तो कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर चैप्टर क्लास 10 का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इस पर प्रॉपर एक क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यू का एक क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम पे आता ही है। ठीक है। तो आज हम कल हम बहुत बेसिक पढ़े थे, जैसे कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, और को प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर। कल हम लोग बहुत बेसिक चीज़ पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस लगाए थे जो हमारे नाइन्थ के बैकअप के लिए था। ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ा के मतलब आगे का पढ़ेंगे। ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि एचसीएफ एलसीएम पे और कैसे क्वेश्चंस आपके सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछ सकती है। दूसरे और भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी की पीपीटी में आप देखेंगे कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब उसको करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, कमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है। उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मुझे फील होता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको मैं अपनी बात पहुंचा पाऊँ। और कंटेंट में आप विश्वास मानो कोई कमी नहीं है। मैं अपने क्लास में, अभी मैं जिस भी इंस्टीट्यूट में हूँ, मैं जो भी अपने कंटेंट क्लास में दे रहा हूँ, मैं वहाँ से ज़्यादा ही कंटेंट आपको यहाँ पे दे पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है और मुझे कोई आपको मतलब लुभाना नहीं है कि मैं आसान आसान पढ़ा दूँ। मैं एकदम अच्छे लेवल का कंटेंट मतलब ओलंपियाड लेवल भी टच करूँगा इस मतलब अपने पूरे जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं पूरा हाई लेवल तक ले जाऊँगा इसको। ठीक है। तो आप बस बने रहिएगा और सारी वीडियोज़ को वन बाई वन देखते रहिएगा। देखिए, कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे। तो कल हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, शुरुआत किए थे। आज हम लोग इसको दोबारा भी पढ़ेंगे। ठीक है। ये इसको हम और थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे आज। फिर रैशनल नंबर। ठीक है। चलिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कल आपको बताया गया था। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, फॉर एग्जांपल 12 को, आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये तीनों प्राइम नंबर है, तो एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आप लिख सकते हो, या इसको ऐसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे, चलिए उसको देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, इनमें से कौन कंपोजिट नंबर नहीं है। तो इसको सबको आप सॉल्व कर लो, क्या ही करना है। ठीक है। और अगर देखो वो किस में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 13 है, 13 है तो कॉमन निकल जा रहा है। यहाँ पे 5 है, 5 है तो कॉमन निकल जा रहा है। यहाँ 43 है, 43 है, कॉमन निकल जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे 43 है और यहाँ पे 13 है, कुछ भी कॉमन नहीं है इस बार। तो सबसे पहले इसी को चेक करते हैं कि ये कंपोजिट है कि प्राइम नंबर है। तो अगर मैं करूँ तो 3 2 जा ये हो गया 6 इंटू 43 और प्लस 13। तो 6 3 जा 18, 8 1 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 1 25। ठीक है। 6 3 18, 8 कैरी, 6 चौक 24 25, और इसमें 13 जोड़ दो, कितना हो गया, ये हो गया 258 और ये 13। तो 8 9 10 11, एक एक कैरी, तो 5 6 और एक 7 और 2, तो ये हो गया 271। अब 7 8 9 1 10, जोड़ने पे 10 आ रहा है, मतलब 2 से भी नहीं डिविजिबल है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है। 7 से करोगे 7 1 21, 6 और एक 7 से भी नहीं है। 11 से करोगे 22, 5 और एक 11 से भी नहीं है। 13 से करोगे 13 दूनी 26, एक एक 13 से भी नहीं है। 19 से करोगे तो 19 से कम 19, और कितना हो गया 8 और एक 19 से भी नहीं है। ठीक है। मतलब यही है, यही नंबर हो जाएगा। ठीक है। डी वाला हो जाएगा, ये किसी से भी नहीं डिविजिबल है ना। तो ये क्या है 271 बन रहा है। ये डी वाला क्या है 271 बन रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। दिस इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है। प्राइम नंबर मतलब जो किसी से डिविजिबल ना हो उसको हम बोलते हैं कि वो प्राइम नंबर है। ठीक है। बाकी अब कैसे पहचान गया एक ही बार में, तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो जब कॉमन वाला हो, तो दो टर्म है इसमें, एक टर्म है ये और एक टर्म है ये, तो इन दोनों टर्म में 13 कॉमन था, यहाँ भी 13 था, यहाँ भी 13 था, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये कंपोजिट नंबर बन जाए। यहाँ भी कॉमन था, यहाँ 5 दोनों में कॉमन था, यहाँ 43 दोनों में कॉमन था, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इसीलिए प्राइम नंबर होने की संभावना इसमें ज्यादा थी। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, सारे ऑड इंटीजर किस फॉर्म के होते हैं, तो सारे ऑड इंटीजर 2q+1 के फॉर्म के होते हैं। ठीक है। किस फॉर्म के होते हैं 2q+1, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्वेश्चन है। 2q+1 फॉर्म के ये होते हैं सारे ऑड इंटीजर। ठीक है। किसी भी ऑड इंटीजर को लिखना हो तो हम ऐसे ही लिखते हैं, और इवन इंटीजर होता है 2q फॉर्म। ठीक है। हालांकि अब कोर्स में नहीं है तो इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि 2009 को लिखा है p की पावर a और q की पावर b, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। तो 2009 को p की पावर a और q की पावर b, तो क्या करोगे, सबसे पहले फैक्टराइज कर दो। ठीक है, तो 2009 है ना, तो 2009 अब किससे कटेगा, सबसे बड़ा बात तो ये है। तो देखो जोड़ोगे तो 9 और 2 11 है, मतलब 3 से तो कटेगा नहीं। 7 से अगर काटोगे तो 7 से काटोगे तो 7 से 14, 6 और 0 56, हाँ 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 6 और 0 7 8 जा 56, 56 यानी 4 और 9 7 7 जा 49। फिर 7 से काट लो, तो 7 से काटोगे 7 चौक 28, 7 कम 7। और अगर 41 तो प्राइम नंबर है, तो 41 1 जा 41। मतलब कि ये हो गया कि 2009 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 7 का स्क्वायर इंटू 41 का पावर 1। ठीक है, यहाँ 7 भी प्राइम है, 41 भी प्राइम है। तो इसका मतलब अगर हम इससे कंपेयर कर दें, इससे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे तो लिखा है 2009 बराबर p की पावर a इंटू क्यू की पावर b। ठीक है, तो इसे कंपेयर कर दो, p एंड q और प्राइम नंबर। तो p क्या हो जाएगा तुम्हारा, हमको यहाँ से मिल गया p बराबर हो गया 7 और q बराबर हो गया 41। तो अगर p प्लस क्यू करोगे, ठीक है, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू क्या आ जाएगा 7 प्लस 41, यानी 48 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, तो इसको ऐसे कंपेयर करके करना था। चलो इररेशनल नंबर अब आ गया। इररेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में ना लिख पाए, जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाए, उनको हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर। जिनको फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते, ठीक है, या ये कहो कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, ये आप 9th में भी पढ़े हो, ठीक है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही टर्मिनेट करे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट करे ना टर्मिनेट करे डेसिमल एक्सपेंशन, या ये जो फ्रैक्शन में जिसको नहीं लिख सकते। ठीक है, एन इररेशनल नंबर इज, एन इररेशनल नंबर अभी बताया हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो इन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अभी बता ही दिया हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इररेशनल नंबर, एक नॉन जीरो रैशनल, तो नॉन जीरो रैशनल मान लो हम 3 ले लिए, ये नॉन जीरो भी है, ये जीरो तो नहीं है, और रैशनल भी है, और एक इररेशनल नंबर, इररेशनल हम रूट 3 ले लिए, तो इनका प्रोडक्ट क्या है, इनका प्रोडक्ट ऑलवेज इररेशनल हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑलवेज इररेशनल। कभी भी रैशनल को इररेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इररेशनल मिल जाएगा। हाउ विल यू प्रूव रूट 2 इज इररेशनल नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके अपनी कॉपी में भी लिख लेना। हर साल ये क्वेश्चन है पूछा जाता है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, कैसे कर रहे हैं तो समझ लेना। हो सकता है आप अपने स्कूल में या कॉलेज में या कोचिंग में पढ़े होंगे, जब भी एक बार मुझसे भी पढ़ लो, क्या ही करना है। ठीक है, लेकिन इसको रट लेना। तो इसको सबसे पहले क्या करोगे, इसको कंट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूव करते हैं। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब है कि रूट 2 को हमको इररेशनल प्रूव करना है, तो पहले हम मान लेंगे कि रूट 2 रैशनल है। ठीक है, तो हम क्या पहले हम क्या मानते हैं, लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर। सबसे पहले रूट 2 को क्या मान लोगे, रूट 2 को रैशनल नंबर मान लोगे। ठीक, अब अगर रूट 2 रैशनल है तो रूट 2 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, देयरफॉर रूट 2 को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। यहाँ पर p और q क्या है, p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब p और q इंटीजर है। और दूसरी बात एक और चीज मान लेना, एंड ऑल्सो p और q को प्राइम मान लेना। को प्राइम का मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन चीज नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो, इसको बोलते हैं को प्राइम। तो ये दो चीज मान लेना, इसको रैशनल माने तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। चाहे तो लिखो कि p और q इंटीजर है एंड p एंड q आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, p बाई q इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, या तो लिख सकते हो p और q क्या है, को प्राइम है। ठीक है, अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्या आ गया, p स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर, ये आ गया ना। अब देखो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, अगर जैसे मान लो हमको लिखा हुआ है, मैं अगर यहाँ पे साइड में समझाऊँ, तो मान लो लिखा हुआ है 12 बराबर 2 इंटू 3, यही ना होता है 12। तो 12 इसका मतलब क्या हुआ, 2 भी डिवाइड करता है, ये भी 2 डिवाइड करता है, ये 3 भी डिवाइड करता है, मतलब 12 के फैक्टर्स क्या क्या है, 12 के फैक्टर 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है, यही ना हुआ। तो अगर p स्क्वायर लिखा हुआ है 2 इंटू क्यू, मतलब 2q स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 इंटू क्यू, इसका मतलब 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है, 2p स्क्वायर का एक फैक्टर है। तो यहाँ से लिखोगे दिस इंप्लाइज
2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब 2p² को डिवाइड करता है। अब अगर 2p² को डिवाइड करता है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। ये एनसीईआरटी का एक थ्योरम है, बस उसको याद कर लेना, उसका प्रूफ कभी नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 2p² को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स p, ठीक है। तो हमने दिखा दिया कि 2 जो है p को डिवाइड करता है, मतलब 2 क्या है, p का एक फैक्टर है, ठीक। अब यहीं पे मिटा के ही लिख देता हूँ या आगे लिखूँ, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 क्या है, p का एक फैक्टर है। हमारा हो गया ना कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 डिवाइड्स, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 डिवाइड्स p, ठीक है। अब देखो अगर 2 जो है p का फैक्टर है तो हम देयरफॉर p को हम कैसे लिख सकते हैं, p को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स m। यहाँ पे m क्या है, m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर, ठीक है। 2p को डिवाइड करता है, इसीलिए देखो 2p का फैक्टर है, 2p का फैक्टर है तो p को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स समथिंग, ठीक। अब ये जो p की वैल्यू है ना, ये इस इक्वेशन में डाल दो, यहाँ पर जो हम माने हैं ना p² बराबर 2q², या ये इक्वेशन 1 है ना, इसी में इक्वेशन 1 मान के इसमें डाल दो, ठीक है। p की वैल्यू डाल दो इसमें, p की वैल्यू डालोगे तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था p² बराबर 2q², देखो यहीं पे यही था ना, p² बराबर 2q², इसी में पुट कर दो, ठीक। तो इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, p की जगह रख दोगे 2m, तो 2m का स्क्वायर बराबर 2q², तो यानी हो गया 4m² बराबर 2q², 2 से काटोगे तो यहाँ से हो गया 2m² बराबर q²। तो अगेन q² को 2 डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स, यहाँ से क्या निकाल लोगे 2 डिवाइड्स q², तो यहाँ से लिख लोगे फिर दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स q। तो अभी एक आ गया कि 2 डिवाइड्स p, ठीक है, और फिर ये भी आ गया कि 2 डिवाइड्स q, 2 डिवाइड्स q। इसका क्या मतलब है, इसका तो ये मतलब है कि 2p को भी डिवाइड करता है और 2q को भी डिवाइड करता है, तो 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है, q को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से हम ये निकालेंगे, इसका मतलब तो ये हो गया, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि p q आर नॉट को प्राइम, आर नॉट को प्राइम, ठीक है। इसका मतलब p और q को प्राइम नहीं है, लेकिन हमने माना था, बट वी हैव अज्यूम्ड, बट वी एज्यूम, हमने क्या माना था, वी एज्यूम p एंड q आर को प्राइम, ठीक। पर हमने तो को प्राइम माना था, तो इसका मतलब क्या आ गया, और यहाँ से तो आ रहा है कि को प्राइम नहीं है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर एजम्पशन, या सपोजिशन लिख लो, भी लिख लो एजम्पशन, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। हमने जो माना था WRONG रॉन्ग, और फिर हेंस √2 इज इरेशनल, ठीक है। ऐसे ही सबको प्रूव करोगे, ठीक, हेंस √2 इज इरेशनल, समझ गया। सबसे पहले रैशनल मानोगे, फिर स्क्वायर का इरेशनल मानोगे तो p/q फॉर्म में लिखोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करके पहले दिखा दोगे कि 2p² को डिवाइड करता है तो 2p को डिवाइड करता है, ठीक। फिर ये स्टेप याद रख लेना, ये सब पूरा याद ही कर लो, मैं तो कहूँगा कुछ भी इसमें क्या ही समझने वाला है, इसमें पूरा रट्टा मार लो, ठीक है, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर 2p को 2m मान लेना, p की वैल्यू उसमें डाल देना, ठीक है। फिर ऐसे करके दिखा देना कि 2q को भी डिवाइड करता है, 2p को भी डिवाइड करता है, तो p और q को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है तो हमारा एजम्पशन गलत है, क्योंकि हमने तो शुरुआत में ही कहा था को प्राइम है, ठीक है। तो ये ऐसे इसको कर लेना, ये चीज़ें पूरा मिटा दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या इसका जो भी करना हो आप देख लेना इसको। चलो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये टॉपिक बता देता हूँ कैसा होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, अगर हम बात करें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की, तो रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अगर इनको डेसिमल में बदलोगे, जैसे 2/3 है, इसको डेसिमल में बदलो, या मान लो 2/5 है, इसको डेसिमल में बदलो, ये सब रैशनल नंबर ही तो है, इनको डेसिमल में बदलोगे तो रैशनल नंबर दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन शो करते हैं। पहला होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, पहला क्या होता है कि टर्मिनेटिंग हो डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा होता है कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, ठीक है। रैशनल नंबर, तुम कोई भी रैशनल नंबर ले लो, कोई भी फ्रैक्शन ले लो, जब भी डिवाइड करोगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा, उसका डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब, टर्मिनेट मतलब होता है कि जैसे हम कहें कि तुमको हम कंपनी से टर्मिनेट कर दिए, मतलब हम तुमको बाहर निकाल दिए, खत्म कर दिए तुमको, ठीक है।
टर्मिनेट करना मतलब मार देना भी होता है। एक पिक्चर आई थी टर्मिनेटर करके, तो उसमें क्या करता है, सबको गोली से मार देता है, खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए। जैसे हम कहें 2.5, 2.5 क्या है, पॉइंट के बस एक अंक बाद गया, 5 तक गया, उसके बाद तो खत्म हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। डेसिमल मतलब टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, डेसिमल खत्म हो गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग का मतलब होता है 2.5, 5, 5, 5 और डॉट 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 भी लगा दिया, मतलब ये बढ़ता ही जा रहा है, ये रुकेगा नहीं। 5 आते जाएगा, तो ये क्या है, ये तुम्हारा रिपीटिंग है, इसमें रिपीट कर रहा है। जो डेसिमल का बाद एक्सपेंशन है वो रिपीट करते जा रहा है, तो ये क्या है, तुम्हारा रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो रैशनल नंबर दो ही तरह का डेसिमल एक्सपेंशन शो करते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग का, दूसरा रिपीटिंग का। ठीक है, टर्मिनेटिंग का और रिपीटिंग का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 2/3 ही है तुम्हारा, 2/3 करो तो 2 को 3 से डिवाइड करो तो पॉइंट लगाओगे तो जीरो उतारोगे 6, तो 18 आएगा, फिर 2 आया, फिर 6 करोगे तो यहाँ जीरो लगा कर 18, फिर 6 करोगे तो यहाँ 18। ठीक है, तो यानी 2/3 क्या हो गया तुम्हारा, 2/3 हो गया 0.6666666, ऐसे ये रिपीटिंग के कैटेगरी में आ गया। और तुम 2/5 ले लोगे तो 2/5 आ जाएगा 0.4, 0.4 के आगे थोड़ी ना बढ़ेगा, ये 0.4 पे खत्म हो गया, तो ये रिपीटिंग के टर्म में आ गया। ठीक है, तो रैशनल नंबर कैसा होता है, या तो टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग। ठीक, और अगर हम बात करें इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैसा होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पहली बात तो ये। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ना तो ये टर्मिनेट करेगा और ना ही ये रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो 0.1, 001, 0001, 00001 और डॉट डॉट डॉट। अब इसमें ना तो कुछ रिपीट कर रहा है और ना ही कुछ टर्मिनेट कर रहा है, ये बढ़ता रहेगा, ऐसे पैटर्न है बस, ये खाली ये रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग के में नहीं आता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर ऐसा होता है। नंबर ऑफ जीरोज अक्सर पूछ लेता है कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे हम बताएं कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो देखो, जब भी एक 2 और एक 5 मिलता है तो हमारे पास एक जीरो आता है। ठीक है, एक 2 और एक 5 का जोड़ा, जोड़ा ढूंढना है तुमको, कपल। ठीक है, एक तुमको जोड़ा मिला तो जीरो बन गए। ठीक, ऐसे मान लो हम 2 2 ले लिए और 2 5 ले लिए, तो हमारे पास कितने बन गए, 2 जीरो बन गए। तुम 3 2 ले लो और 3 5 ले लो, जितने जोड़े हमको मिल जाएंगे उतने जीरोस हैं मेरे पास। ठीक है, अब जैसे मान लो हम ले लिए 1 2 3, 3 बार 2 ले लिए और 5 हम लिए एक बार, हम पूछे कितना जीरो मिलेगा। तो क्या करना है, तुम जोड़ा ढूंढो, जोड़ा कितना है, क्योंकि जोड़े ही जीरो बनाते हैं, तो जोड़ा का सिर्फ एक है। ठीक है, जोड़ा सिर्फ एक है, तो जीरो कितना होगा, सिर्फ ओनली 1 जीरो, एक ही जीरो बनेगा लास्ट में, एक ही जीरो बनेगा, बाकी कुछ डिजिट आ जाएगा 2 3 4 5 जो भी 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन अब ये डिजिट रहेगा, यहाँ पे जो भी आएगा वो डिजिट होगा, जीरो नहीं होगा। जीरो एक ही बन पाएगा, क्योंकि 5 और 2 मिलकर ही एक जीरो बनाते हैं। अब यहाँ 5 तो है ही नहीं, 2 तो बहुत है, लेकिन 5 तो एक ही है ना, तो जीरो कितना बना, एक ही बना। तो नंबर ऑफ जीरो मतलब जितने पेयर ऑफ 2 and 5 मिलेंगे उतने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। ठीक है, नंबर जितने पेयर ऑफ 2 and 5 मिलेंगे उतने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है, तो इसको याद रखना, नंबर ऑफ जीरो मतलब 2 और 5 के कितने पेयर हमको मिलना है वो हम गिनेंगे। ठीक है, कि कितने 2 और 5 के पेयर है वो गिनोगे तुम। ठीक, एक बात यहाँ पे मैं और भी बताना चाहता था, सिर्फ टर्मिनेटिंग और मैं रिपीटिंग बताया हूँ कि बताया कि रैशनल नंबर क्या होता है, कि टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग होता है। तो ये कब टर्मिनेट करेगा और कब रिपीट करेगा, क्या तुम बिना डिवीजन किए बता सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि 2/3 बिना डिवाइड किए बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है, तो कहोगे हाँ यस सर, यस सर बता लेंगे, बिना डिवाइड किए बता लेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है। मैं पूछूंगा कैसे, कैसे बता लोगे, हाउ, कैसे। तो देखो, उसका जवाब ये है कि डिनोमिनेटर तुमको चेक करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम चेक करते हैं, डिनोमिनेटर को हम सी के चेक करेंगे, डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, 2 है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 5 है, या 2 और 5 का मल्टीपल है, तब तो वो टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, या तो 2 हो, या तो 5 हो, और या तो 2 और 5 का कोई मल्टीपल हो। ठीक है, कोई भी मल्टीपल हो, तब ये क्या हो जाएगा, इस केस में ये टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, इस केस में टर्मिनेटिंग होता है। और अगर कुछ और है, ठीक, जैसे मान लो 3 है, 5 है, और कुछ और 3 है, 6 है, ठीक है, 7 है, 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन
टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बहुत से नंबर को डिवाइड किया गया होगा, देख लिया गया होगा। कोई ये तो पैटर्न है, पैटर्न ढूंढ लिया और क्या। जिसके नीचे 2 और 5 आ रहा था वो टर्मिनेट कर रहा था, जिसके नीचे कुछ और नंबर आ जा रहा था, गंदा कोई नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग था। ठीक, अब जैसे अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा, और भी डीप में ये चीज समझ में आ जाएगी, तो अभी खाली इतना ही समझो। अब जैसे मान लो कि मैं इसमें पूछ लूँ कि तुम बताओ कि 2/2 इंटू 5 इंटू 6 ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है। तो देखो यहाँ पे अगर तुम करोगे तो टू पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेना, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदले तो 1/5 इंटू 6 आ गया। अब ये 6 गंदा चीज है, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो ये इसको रिपीटिंग बना देगा। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हो गया, ये रिपीटिंग हो गया। ठीक है, अगर मान लो जैसे 2 ये आ गया तुम्हारा मान लो 9 इंटू 5 इंटू 4 आ गया, ऐसे कुछ आ गया। ठीक, तो सिर्फ 2 और 5 रहे, सिर्फ 2 रहे, सिर्फ 5 रहे, या सिर्फ 2 और 5 रहे, अगर कोई भी गंदा नंबर डिनोमिनेटर में है तो वो रिपीटिंग कर देगा। जैसे 9 है ना, यहाँ तो 5 है वो सही है, ये तो टर्मिनेटिंग बनाएगा। 4 है, 4 भी 2 का ही मल्टीपल है, मतलब टर्मिनेटिंग बनाएगा। लेकिन ये 9 आ गया ना, अब ये 9 इसको रिपीटिंग बना देगा। 9 क्या कर देगा, इसको रिपीटिंग कर देगा। अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा क्या कहना चाहता हूँ। जैसे यही क्वेश्चन, जैसे इसमें तुमको राइट हैंड साइड नहीं दिख रहा होगा, मेरा फोटो लगा होगा तो मैं पढ़ दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुमको बताना है इसमें कि इसमें कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन सा टर्मिनेटिंग है, ये तुमको बताना है। ठीक है, कौन इसमें टर्मिनेटिंग है और कौन इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बताना है। तो देखो बिना डिवाइड किए बताना है। तो देखो ये 17/8 है, पहला वाला क्या है, 17/8। अब 8 क्या है, सिर्फ 2 है इसमें, 8 में सिर्फ 2 है, 3 बार 2 है, तो ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है, अगर सिर्फ 2 आ गया तो टर्मिनेटिंग। अब देखो दूसरा है हमारा 13/3125। 3125 क्या होता है, इसमें सिर्फ 5 होता है, शायद ये 5 की पावर तुम्हारा 5 की पावर 4 तो होता है 625, और 5 की पावर 5 होता है शायद 3125, मतलब 5 की पावर 5 है शायद ये। ठीक है, मतलब इसमें हमको ये पता है कि सिर्फ 5 ही है, सिर्फ 5 है, तो कोई गंदी चीज नहीं है, कोई गंदी चीज नहीं है, तो भाई बहुत अच्छे से टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है। उधर का नहीं दिख रहा होगा, उधर का मैं लिख दे रहा हूँ। तीसरा हमारा दिखा गया है, तीसरा लिखा गया है 64/455। अब ये क्या है, तो इसको भी देख लेते हो। देखो 64 में तो सिर्फ 2 के ही मल्टीपल है, मतलब ये 2 या 2 की पावर कितना है, 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर 6 है ये, 2 का पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, मतलब इसमें सिर्फ 2 है। और 455 में क्या क्या है, 455 में तुम्हारा 5 भी है। 455 का अगर तुम फैक्टराइज करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, 5 से करो 5 9 जा, 5 1 जा, फिर 7 से कर दो तो 7 13 जा, 13 से करो तो 1 जा। यानी डिनोमिनेटर किससे किससे मिलके बना है, 7 से, 5 से और 13 से। तो गंदा है ना, डिनोमिनेटर गंदा है ना, क्योंकि 7 और 13 आ गया, ये तो कहेगा हम रिपीटिंग करेंगे, तो यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग हो गया। ठीक, और भी है इसमें, और जैसे 13/343, तो 343 में 3 आ गया, 2 और 5 तो है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और फिर 15/1600, तो 1600 में क्या है, 1600 में या तो 2 है, क्योंकि 2 चौक मतलब 2 है, या तो 5 है, 2 और 5 ही है इसमें। 1600 का अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना, इसमें 2 और 5 ही होता है, तो 2 और 5 बहुत अच्छे नंबर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए। ठीक, इधर का दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसलिए टेंशन ना लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस ए बी सी डी में से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये तुमको बताना है, इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अब पहला देखो, अगर कि 2 है 5 है लेकिन 7 है, 7 गंदा चीज है, ये गंदा चीज रिपीटिंग बना देगा। लेकिन अगर पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देख लो, कट सकता है कि नहीं, कहीं 7 से कट रहा है कि नहीं, तो 7 से अगर काटने की कोशिश करोगे तो 7 3 21, 22 23, 2 और 1 कट गया 7 से। ठीक है, तो ऐसे लोग कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 7 से अगर काटोगे तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21 22 23, 2 और 1, तो 7 3 जा 21, यानी ये क्या हो गया, 33 हो गया, ये तुम्हारा हो गया 33 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। जो गंदगी थी डिनोमिनेटर की वो गई, वो खत्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते ही गंदगी गायब हो गई। तो इसका मतलब अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और सिर्फ 5 है, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, यही आंसर हो गया। तो ऐसे एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, ठीक है, बहुत बेवकूफ बनाना जानता है वो आपको। 7 दिया है, 7 दिया है तो सोचोगे सर 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 तो है नहीं, 7 भी है, तो 7 तो इसको टर्मिनेटिंग कर देगा।
लेकिन पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेना चाहिए, इसीलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल के क्या मिला, टर्मिनेटिंग मिला, तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ये 99 है, 99 का इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलोगे भी तो 3 से काटोगे तो 17 और 3 से काटोगे तो 33, अभी भी 3 3 है इसमें, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही है सी वाला। और ये 37 क्या है, ये न टू दो है न 5 इसमें, तो ये भी क्या है, रिपीटिंग है, ये भी गलत है। 50/130 तो ऐसे काट लो, तो ये 5/13 हो गया। 13 क्या है, 13 एक नॉन टर्मिनेटिंग बना देगा ये भी। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग क्या है, ए ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसको तुम खुद करना, विच आर द फॉलोइंग है विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको खुद कर लेना, होमवर्क है तुम्हारा, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, होमवर्क कमेंट सेक्शन में अगर मुझे बताना चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0.7 पर बार, ये पॉइंट छुप गया होगा, 0.7 पर बार है, तो 2x क्या होगा, कह रहा है x इज इक्वल टू कितना है, 0.7 पर बार, 2x बताना, तो 2x पर तुम्हारा हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 दूनी 14, तो 1.4 पर बार हो जाएगा, और क्या। ठीक है, 1.4 पर बार, समझ में। 2x के लिए डायरेक्ट इसको 7 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 7 2 या 14 हो गया, तो 1.4 पर बार, यानी बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये और कुछ क्वेश्चन, हाँ अब आते हैं कुछ आजकल के जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो जिस टाइप के आ रहे हैं उन टाइप के भी क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यही टाइप का क्वेश्चन है, देखो मैं एक बार अपना फोटो जरा मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि जो है एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा सा फोटो अपना छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को वो पूरा पीपीटी अच्छे से दिख सके। ठीक है, अ, अब सही है। ठीक, फोटो क्या ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है, पीपीटी आपको दिख गया ना। मैं थोड़ा सा फोटो छोटा करके अब मैं करंट स्लाइड से कर देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि द लीस्ट नंबर बाय विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20 और 54 लीव्स अ रिमाइंडर 8 इन ईच केस। ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ, ऐसा लीस्ट नंबर जिसको हम 12 से डिवाइड करें। ठीक है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको 12 से और 15 से 20 से और 54 से, इन चारों से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर आए। ऐसा कौन सा वो सबसे छोटा नंबर है जिनको इन चारों से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर आए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कैसे निकालोगे, तो देखो 12 है तो 12 को लिखोगे 2 2 या 4, 4 3 जा 12, 15 15 को क्या लिखोगे, तो 2 इंटू 15 मतलब सॉरी 5 इंटू 3 हो गया ना। ठीक है, 3 5 जा 15, तो इसको लिख लो 3 इंटू 5, और क्या है 15, फिर 20 है तो 20 को लिखोगे 4 5 20, तो 4 इंटू 5 20 हो गया। फिर 54 है 54, तो 54 को कैसे लिखोगे, यहाँ कर लो इसका 54 का, 54 को करोगे तो 2 से करोगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, मतलब हो गया 2, और इंटू 27, 27 का मतलब हो गया 3 का क्यूब। ठीक है, ऐसे इसको लिख लिया। ठीक, अब एलसीएम के लिए बताए थे कल ट्रिक कि एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम होता है जितने भी फैक्टर्स हैं सब लिख लो, तो फैक्टर्स क्या है, देखो ऊपर 2 और 3 है, तो 2 और 3 लिख लिया। नीचे क्या है 15 में 3 और 5 है, तो 3 तो लिख ही चुका हूँ, 5 है तो 5 को भी लिख लो। फिर 2 और 5 तो लिख ही चुका हूँ, 2 और 3 लिख ही चुका हूँ, सब लिख चुका हूँ। तो डिफरेंट फैक्टर्स क्या क्या थे, 2 3 5, 2 3 5, और कोई डिफरेंट नहीं है। अब मैक्सिमम पावर ढूंढो, तो मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, 2 की पावर 2 है, यहाँ एक भी 2 नहीं है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 हो गया मैक्सिमम पावर। 3 का पावर ढूंढो, तो 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 है ही नहीं, यहाँ 3 का पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। 5 का पावर ढूंढो, तो 5 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो यही हो गया। अब इसको यानी तोड़ोगे तो 2 का पावर 2 हो गया 4, 3 का पावर 3 हो गया 27, और इंटू 5, तो 5 चौके हो गया 20 इंटू 27। ठीक है, कहने का मतलब है कि तुम्हारा एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 0 और 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 540 हो गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया 540। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि 540 एक ऐसा नंबर है जिसको 12 भी डिवाइड करता है, 15 भी डिवाइड करता है, 20 भी डिवाइड करता है, और 54 भी डिवाइड करता है। 540 एलसीएम है, मतलब कॉमन मल्टीपल है, और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है इन चारों का, मतलब ये चारों उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 540 को ये चारों डिवाइड करते हैं। तो अब तुमको निकालना है ऐसा नंबर जिसको इन चारों से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर आए, तो इसमें 8 जोड़ दो, तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा तुम्हारा, रिक्वायर्ड नंबर उसको क्या हो जाएगा तुम्हारा 540 प्लस 8,
यानी 548 हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर 548, सी ऑप्शन। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि 540 तक तो 12 से अगर डिवाइड करोगे तो 540 तक तो वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, फिर 8 बच जाएगा तो 8 रिमाइंडर बच जाएगा। उसी तरह अगर 15 से डिवाइड करोगे तो 540 तक को तो वो डिवाइड कर ही देगा, पूरी तरह डिवाइड कर देगा, फिर 8 रिमाइंडर बच जाएगा, तुम्हारा 8 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे सोचना होता है। 20 से भी डिवाइड करोगे तो 540 तो तक तो डिवाइड कर ही देगा, क्योंकि 540 20 के टेबल में आता है, तो 20 के टेबल में अगर 540 आता है तो 20 540 तक डिवाइड कर देगा, उसके बाद 8 रिमाइंडर बच जाएगा। और सेम विद 24। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी नंबर्स हैं उनका उनका तुम एलसीएम लोगे। एलसीएम में जो कह रहा है कि रिमाइंडर जितना चाहिए उतना जोड़ देना, ऐड कर देना हमेशा। ठीक है, तो आ जाता है ऐसे। ठीक, अब देखो ये नंबर कह रहा है टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। p इज इक्वल टू दिया है ए बी स्क्वायर और q इज इक्वल टू दिया है ए क्यूब बी। ए और बी आर बीइंग प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ पी क्यू बताना है, तो पी और क्यू का एलसीएम बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन पिछले साल, पिछले साल मतलब 2 साल से बहुत पूछे जा रहे हैं एक नंबर वाले एग्जाम में। ठीक है, उनको क्या बताना है, इसमें एलसीएम बताना है किसका, पी और क्यू का। तो एलसीएम मतलब क्या है, सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लो। तो प्राइम फैक्टर्स इसमें क्या है, देखो अलग अलग प्राइम फैक्टर्स क्या है, ए और बी ऊपर है तो ए और बी लिख लो, नीचे भी ए और बी है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हाईएस्ट पावर लगा दो, तो ऊपर ए की पावर 1 है नीचे 3 है तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई। बी की हाईएस्ट पावर ऊपर 2 है नीचे 1 है तो 2 हो गया, तो एलसीएम हो गया ए क्यूब बी स्क्वायर। ए क्यूब बी स्क्वायर मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं पिछले साल। ठीक है, एलसीएम निकल गया। अगर एचसीएफ पूछता, चलो इसी में एचसीएफ भी बता दे रहे हैं। एचसीएफ पूछता तो क्या करते हैं, एचसीएफ पूछता तो कॉमन फैक्टर लिखते हैं। तो कॉमन देखो ए दोनों में है, पी में भी ए है क्यू में भी ए है, बी भी पी में है और बी क्यू में भी है। अब लोवेस्ट पावर ढूंढते हो एलसीएम में, तो एलसीएम में ए का लोवेस्ट पावर 1 है, बी का लोवेस्ट पावर 1 है तो ए भी एचसीएफ हो जाता। एचसीएफ में लोवेस्ट पावर, एलसीएम में मैक्सिमम पावर। ठीक है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। वो लीस्ट नंबर बताओ जो 1 से 10 तक के सारे नंबर से डिविजिबल है, 1 से 10 तक के सारे नंबर से डिविजिबल है। तो अब ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू है ना, मतलब ऐसा नंबर बताओ जो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी। ऐसा नंबर बताओ जो इन 10 नंबर से डिविजिबल है। तो देखो 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 तुम्हारा 6 से तो नहीं डिविजिबल है। ठीक है, तो 10 तो हटा ही दो। 100 तो होगा नहीं, क्योंकि 100 तो तुम्हारा 7 से नहीं डिविजिबल है, 100 भी नहीं होगा। 504, 504 की बात करें तो ये 8 से डिविजिबल है। अगर देखो तो 8 6 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 49, 50। अच्छा ये 10 से नहीं डिविजिबल है, ये 10 से तो नहीं डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में तो 0 होता तब ना 10 से डिविजिबल होता, तो 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी ये भी नहीं है, तो यही हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करना, डायरेक्ट चेक कर लो, ये नंबर होगा सबसे डिविजिबल होगा। ठीक है, और अगर मान लो ऑप्शन नहीं दिया होता तो क्या करते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इन 10 नंबर का एलसीएम लेते हैं, इन 10 नंबर का एलसीएम लेते हैं। वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा तो मैं तो वो नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर अगर ऑप्शन नहीं होगा तो शायद ऐसे ही करता मैं, फिर मुझे भी क्या ही रास्ता रहता, फिर तो यही रास्ता होता, एलसीएम लेके करता। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर बताओ जो 70 और 25 को डिवाइड करे, लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। अब ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 को भी डिवाइड करे और 125 को डिवाइड करे। 70 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर आ जाए तुम्हारा 5, और अगर 125 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर आ जाए तुम्हारा 8। ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताओ। अब ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, समझ लो इसको। ठीक है, क्योंकि मैं कंटेंट पूरा ही देने वाला हूँ यहाँ पर, तो देखो मान लो लेट x बी द लार्जेस्ट नंबर, x बी द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, x वो नंबर है, x से अगर हम 70 को डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर आता है, x से अगर हम 125 को डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो अब देखो अब ऐसे तुम लिख सकते हो ना, मान लो अगर हम ऐसे कहें यहाँ पे कि अगर 10 है, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 तिहाई 9 होता है 1, तो 10 को कैसे लिख सकते हो, 10 को लिख सकते हो इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। उसी तरह समझ लो 70 है, तो 70 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, x से, x से डिवाइड कर रहे हैं, तो मान लो डिवाइजर x है और नंबर 70 है, तो मान लो q कोशेंट है और रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर इसमें क्या रहा है 5 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 5 रिमाइंडर आ गया। ठीक, उसी तरह मान लो 125 है, 125 को अगर x से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट कुछ और आएगा, q डैश कुछ कोशेंट आ गया। ठीक, और रिमाइंडर इस केस में कितना आ रहा है, इस केस में रिमाइंडर मेरा 8 आ रहा है। ठीक है,
तो अगर हम समझ गए ना, ऐसे ही समझ लेना। अगर जो है 70 को डिवाइड किए x से तो रिमाइंडर कितना आया, तो रिमाइंडर आ गया तुम्हारा, रिमाइंडर आ गया 5। अगर 125 को डिवाइड किए x से तो रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 8। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो दोनों को इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो। तो 125 में से 70 घटाओ, ऊपर से नीचे माइनस कर रहा हूँ, चलो इसको पहले लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको पहले लिख दे रहा हूँ, चलो इरेज ऑल कर, इरेज ऑल नहीं, ये ऐसे लिख देता हूँ। ये तुम्हारा 120 को अगर x से डिवाइड किया तो Q1 टाइम में गया और 8 रिमाइंडर आया, और 70 को अगर x से डिवाइड किया तो Q2 टाइम में गया और 5 रिमाइंडर आया। अब माइनस करो, तो माइनस करोगे तो 0 में से 0 गया 0, 7 में से 12 में से 7 गया 5 बराबर x, और ये तुम्हारा हो गया Q1 माइनस Q2। दरअसल x Q1 माइनस x Q2 होगा, तो x कॉमन ले लिया तो Q1 माइनस Q2, और प्लस 8 में से 5 गया तो 3 हो गया, 8 में से 5 गया 3, 3 को उधर भेज दो तो 50 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 47 बराबर x, और ये हो जाएगा तुम्हारा Q1 माइनस Q2। ठीक है, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये 120 है, सॉरी 125 है ना, मैंने कहा गलती कर दी, 125 है सॉरी। ठीक है, ये देखो ये 125 है। ठीक है, यहाँ पे 125 कर दो इसको, 125 है, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो अगर माइनस करोगे तो ये कठिन क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, तो हो सकता है कि सबको समझ में ना आए। ये 5 आ गया और 7, 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया, 7 5 12, 155 बराबर x, और ये हो जाएगा तुम्हारा Q1 माइनस Q2, और 8 में से 5 गया तो 8 में से 5 गया 3 हो गया। अब देखो 55, 3 को उधर भेजोगे तो 55 में से 3 गया तो 52 हो गया बराबर x, और Q2 माइनस Q1। ठीक है, तो अब 52 का फैक्टर निकाल लो सारा। 52 का फैक्टर क्या होगा, 52 का मतलब हो गया तुम्हारा, 52 का मतलब क्या हो गया, 52 का मतलब तुम्हारा हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, 52 का फैक्टर निकालो। तो 52 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 52 का फैक्टर हो जाएगा तुम्हारा 13 इंटू 2 का स्क्वायर, 13 इंटू 4 हो जाएगा। मतलब 52 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 52 का सबसे बड़ा फैक्टर 13 है। ठीक है, 13 ही तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 इन ईच केस। तो समझ लो तुम्हारा 52 क्या है, 52 एक्स और Q1 माइनस Q2 का प्रोडक्ट है ना, तो इसीलिए 52 को तुम क्या कर दोगे, इसको लिख दोगे 13, और इसको लिख दोगे Q2 माइनस Q1 लिख दो 4। ठीक है, एक्स कंपेयर कर दो, तो कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13, और Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई तुम्हारी Q1 माइनस या Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, तो इसलिए 13 ऑप्शन में भी 13 है तो 13 मार दो। ठीक है, 52 का फैक्टर ही है, एक्स क्या है, एक्स तो है तुम्हारा 52 का ही तो एक फैक्टर होगा। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, find the greatest number of 5 digit which when divided by 3 5 8 12 have two leaves as remainder। greatest number of 5 digit, ठीक है, जिसको अगर हम डिवाइड करें 3 5 8 12 से तो 2 रिमाइंडर है। ठीक है, क्वेश्चन है अभी तो ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा करते हैं, आज यही रहने देते हैं। ठीक है, और उसके बाद कल देख लेंगे, टाइम मेरे ख्याल से आधा घंटा से ज़्यादा हो ही गया होगा। ठीक, तो चलिए, और अगर वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा था आज। ठीक, तो आगे भी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो ओलंपियाड वगैरह में क्वेश्चन आए, अभी तो दूसरी क्लास है। ठीक है, थैंक यू सो मच, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक, थैंक यू।